गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज का यह वीडियो बीए सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। CC4 पेपर में मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस स्लाइड में कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, यह क्या काम करता है, इसका क्या रोल है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज ए टूल टू कंट्रोल द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हिंदी में हम लोग मौद्रिक नीति भी कहते हैं। कि मौद्रिक नीति क्या है, तो वह मनी के जो डिमांड सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का एक टूल है। तो किस तरह से इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वह इसको कंट्रोल करता है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स RBI, USA में इसको कंट्रोल करता है फेडरल रिजर्व। तो अलग अलग देशों में अलग अलग सेंट्रल बैंक है, सब देश का सेंट्रल बैंक है और वो इस मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। अब है कि ये जो पॉलिसी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल मनी सप्लाई, टू कंट्रोल जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन, टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, और भी हो सकता है कि टू मेंटेन द डेवलपमेंट, इन्हांस द डेवलपमेंट, ये सब हो सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे आगे। इसमें आप देखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम ब्रीफली यहाँ पे आपको हम बतलाते हैं। टू कंट्रोल money supply, it is an important objective of monetary policy. Central bank controls money supply through different tools to maintain the balance of money supply in economy. सेंट्रल बैंक जो है, यह सबसे पहले तो जानिए कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। क्योंकि मनी के बारे में कहा जाता है कि अगर इसका सप्लाई कम होगा इकोनॉमी में तो डिफ्लेशन की ओर चले जाएंगे, सप्लाई अधिक हो गया तो हम इन्फ्लेशन की ओर चले जाएंगे। तो एक काफ़ी बैलेंस रखना पड़ता है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत सारे टूल्स है इसको बैलेंस करके रखने के लिए, कि अगर बैलेंस रखिएगा तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ यह अगर कम मनी सप्लाई है रिक्वायरमेंट से तो डिफ्लेशन में चला जाएगा इकोनॉमी, रिसेशन में चला जाएगा, और अधिक सप्लाई है रिक्वायरमेंट से तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन की ओर चला जाएगा। नेक्स्ट है टू कंट्रोल जनरल प्राइस लेवल। मतलब जो मूल्य स्तर है, जो सामान्य मूल्य स्तर है उसको कंट्रोल करना इसका जिम्मेदारी है। जैसे जनरल प्राइस लेवल को ही हम इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। एंड इन्फ्लेशन हैज़ बिग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, या जनरल पब्लिक के लाइफ में महंगाई का बहुत असर है। इसलिए प्राइस लेवल को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। इट इज़ वेरी क्रूशियल टू मेंटेन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और यही मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है टू स्टेबलाइज इकोनॉमी। स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि स्थिरता, इकोनॉमी में काफ़ी अप्स एंड डाउन ना हो, बिजनेस साइकिल का रिपीटेशन बहुत बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हो। अब मान लीजिए इकोनॉमी बहुत जल्दी बूम पे चला जाए फिर रिसेशन में आ जाए, बार बार इस तरह का सिचुएशन इकोनॉमी में होगा तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि स्टेबलाइजेशन। अगर इकोनॉमी स्टेबलाइज रहेगा तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर तरीके से होगा, उस पर रिलायबिलिटी उस इकनॉमी की बहुत अधिक होगी, उस इकनॉमी का क्रेडिबिलिटी बहुत अधिक होगा। आप अक्सर हाँ न्यूज़ में देखते होंगे कि बहुत सारे रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया भर की इकनॉमी को रेट करते हैं, A+, B, C, बहुत में पॉजिटिव, निगेटिव, इस तरीके से वो लोग रैंकिंग करते हैं। तो यह रैंकिंग इसी सब चीज़ों को देखा जाता है कि इकोनॉमी कितना स्टेबलाइज है, कितना उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। क्योंकि
अगर बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करेगा इकनॉमी, तुरंत ग्रोथ रेट आपका 6% हो, तुरंत ग्रोथ रेट आपका 2% पे आ जाए, कभी 4% हो जाए, कभी 9% हो जाए, कभी 7% हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा इस तरह से अप्स एंड डाउन होंगे इकनॉमी में, तो बहुत मुश्किल होगा इन्वेस्टर्स का फेथ इकनॉमी में जमना, इंटरनेशनल कम्युनिटी का फेथ आपकी इकनॉमी में होना। तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी जो है वो भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही हिस्सा है कि किस तरीके से किसी इकनॉमी को एक कंसिस्टेंट डेवलपमेंट पाथ पे प्रोजेक्ट किया जाए, कैसे उस पेस को मेंटेन रखा जाए, और इसी को मेंटेन रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपका वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। आप नेक्स्ट में जब हम इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आप देखिएगा कि फिलिप्स कर्व इस रिलेशन को दिखलाता है। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो वहाँ भी मॉनेटरी पॉलिसी को आपको यूज़ करना है। जैसे अब मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या है, दो तरीके हो सकता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी का मतलब है कि इजी वे में काफ़ी आसानी से लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करना, तो कहलाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब पॉलिसी रेट्स, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसमें चर्चा करेंगे कि जब आप बहुत सारे रेट को कम करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं, और उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज़ को देख। अब देखिए इस स्लाइड में टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टूल्स हैं। तो ध्यान रखना है कि दो तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल होता है, एक तो है क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक है क्वालिटेटिव मेजर्स। हम लोग यहाँ पे जो है क्वांटिटेटिव मेजर्स को देख रहे हैं। उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका डिफरेंट रेट्स है, CRR, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, SLR, इस तरह के रेट का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला आपका है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट नीड टू बी केप्ट एज कैश विथ सेंट्रल बैंक। मतलब CRR जो है किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है कि RBI डिसाइड करती है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट कैश के फॉर्म में उसको सेंट्रल बैंक के पास, इंडिया केस में RBI के पास, उस अमाउंट को रखना पड़ता है। तो ये क्या है कि रखना है, जैसे मान लीजिए बैंक अगर CRR रेट 10% है, ठीक है, तो अगर कोई किसी बैंक के पास 1 लाख का डिपॉजिट आता है तो उस 1 लाख में से 10,000 रुपया उसको कैश के फॉर्म में कहाँ रखना होगा, RBI के पास, या जिस देश का होगा उसके सेंट्रल बैंक के पास उसको कैश फॉर्म में उतना रखना होगा, कैश रिजर्व रेशियो। अब द सेंट्रल बैंक कैन चेंज दिस रेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी। और यह जो रेट है वह कौन तय करेगा, सेंट्रल बैंक। द केंद्रीय बैंक जो होगा वो इसको देखेगा, उसको इस चीज़ को कंट्रोल कर, तो सेंट्रल बैंक जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरीके से इसको वो कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए हाई CRR मीन्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस फंड विथ कॉमर्शियल बैंक्स एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर CRR रेट हाई है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी उसको बोलेंगे। मतलब अब जब CRR हाई होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 लाख डिपॉजिट आया और CRR रेट 20% है, तो बैंक के पास कितना बचा, 80,000 ही फंड बचा। 20,000 उसको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। और इसका अपोजिट होगा कब, जब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे, लो CRR। अब मान लीजिए CRR रेट को 5% कर दिया जाए, तो जो 1 लाख रुपया जमा कोई करता है तो कॉमर्शियल बैंक को 5,000 रुपया ही रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, बचा हुआ 95,000 रुपया इसके पास डिपॉजिट होगा जिससे वो क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। तो यह है कैश रिजर्व रेशियो।
नेक्स्ट है रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो जो रेपो रेट है और रिवर्स दोनों अलग अलग है, उसको ध्यान से समझिए। रेपो रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट पीरियड। हायर द रेपो रेट हायर द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उसका अपोजिट। तो रेपो रेट क्या दिखाता है कि किसी देश के द्वारा किसी केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड अवेलेबल कराते हैं वह होता है रेपो रेट। मतलब मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक को ज़रूरत है तो कॉमर्शियल बैंक किससे लेगा? आरबीआई से लेगा। तो आरबीआई जिस रेट पे शॉर्ट रन के लिए उसको क्रेडिट देगा, मतलब लोन देगा कॉमर्शियल बैंक को, तो उस रेट को बोलेंगे हम रेपो रेट। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए रेपो रेट हाई है काफ़ी, मतलब 5% के बाद 10%, अगर रेपो रेट 10% है, इसका क्या मतलब हुआ कि अब बैंक जो है आरबीआई से कर्ज लेगी तो उसको 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस अमाउंट के लिए। तो क्या होगा, ये अब 10% पे बैंक लेगी तो जनरल पब्लिक को या जो जनरल इन्वेस्टर है, जो भी क्रेडिट लेने वाला है, जो बोरोअर होगा, उसको तो 10% से ज़्यादा पे देना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको खुद 10% आरबीआई को पे करना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो बढ़ जाता है जब रेपो रेट हाई रहता है। इसका अपोजिट आप देखिएगा कि अगर रेपो रेट लो है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा। मान लीजिए रेपो रेट 4% है तो क्या होगा ऐसी स्थिति में कि बैंक को 4% पे लोन मिल रहा है कॉमर्शियल बैंक को, तो हो सकता है 5%, 6%, 7% पे वो अपने कस्टमर को, अपने जो उनके बोरोवर्स हैं उसको दे सकते हैं उस लोन को। रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स गिव फंड्स टू सेंट्रल बैंक। अब ये देखिए रेपो रेट का जस्ट अपोजिट है। रिवर्स रेपो रेट क्या दिखाता है कि जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से कर्ज ले, मतलब जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक से कर्ज लेगी आरबीआई, वह रेट कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। मतलब यह रेट रिजर्व बैंक को पे करना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को अगर वह लोन लेती है सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई अगर लोन ले रही है शॉर्ट रन के लिए, और उस लोन पे आरबीआई को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वही कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। मतलब रेपो रेट जो था उसका ये अपोजिट टर्म है कि रेपो रेट में क्या था, कॉमर्शियल बैंक लोन ले रही थी सेंट्रल बैंक से। रिवर्स रेपो रेट में क्या देखे हैं कि सेंट्रल बैंक लोन ले रही है कॉमर्शियल बैंक से। तो जनरली होता है जब सेंट्रल बैंक लोन देती है, आरबीआई लोन देती है, तो रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा कि रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में दो और रेट को हम लोग देखते हैं। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दिस इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट दे आर नीडेड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। यह जो है बैंक के पास टोटल डिपॉजिट का वह परसेंटेज है जो उसको ज़रूरत है गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना। मतलब ये उनका कंपल्सन है कि आपके पास जो डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन परसेंट जो है आपको, जो गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स वगैरह है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। द लेसर द अमाउंट ऑफ SLR द मोर बैंक्स हैव टू लेंड आउटसाइड। मतलब SLR रेट जितना कम होगा बैंक के पास उतनी छूट होगी आउटसाइड, मतलब आउटसाइड में लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो SLR में भी क्या देखें कि अगर SLR बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, उतना परसेंटेज को गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में लगाना पड़ेगा, और अगर SLR कम है तो बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट होगा, ज़्यादा फंड होगा गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के अलावा दूसरे को लोन देने के लिए। लास्ट है बैंक रेट। हालांकि बैंक रेट अब बहुत यूज़ में नहीं है, अब ज़्यादातर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे ही वो काम करता है, लेकिन हमें इसको जानना है। दिस इज द रीडिस्काउंटिंग रेट
that central bank extends to banks against securities such as bill of exchange, commercial paper and any other approved securities। मतलब बैंक रेट क्या है कि इसको भी कहा जाता है कि जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी अवेलेबल कराती है वो किसी बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, इन सब में, वही हमारा यहाँ पे बैंक रेट है। तो यहाँ इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ बीन द रेपो रेट दैट हैज़ एक्टेड एज ए गाइडलाइंस फॉर बैंक्स टू सेट देयर इंटरेस्ट रेट। पहले क्या था कि बैंक रेट जो होता था वह एक रेट था जिसपे कि कॉमर्शियल बैंक लेंड करती थी, लेकिन अब क्या है, वो बैंक रेट ना वो सीधा सीधा रेपो रेट जो है इस चीज़ को डिसाइड करती है। बैंक जो इंटरेस्ट तय करती है, जो इंटरेस्ट रेट सेट करती है कॉमर्शियल बैंक, वो अब किसके बेसिस पे कर रही है, रेपो रेट के। इधर के समय में यह चेंज देखने को मिला है। तो यह सारा था आपका मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कैसे काम करता है, उसके टूल्स क्या है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, उसको हमने आज के इस वीडियो में देखा है। थैंक यू।